हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल्ड नॉलेज पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। यदि x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c बराबर हैं लेकिन 0 नहीं है और x स्क्वायर बराबर है yz, तो हमें बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम x, y, z को अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेंगे बट 0 नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर x को, y को, z को 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं, बस 0 नहीं रख सकते हैं। और उन सभी वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये 1, और y, z की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम y और z को 2 रखेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x, y, z की वैल्यू 1, 1, 1 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 2a, 1 की पावर 2b, 1 की पावर 2c। बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी कि 2a बराबर 2b बराबर 2c हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा a बराबर b बराबर c। अब हम a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a रख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, या 3b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या 3c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब आप वैल्यू कुछ भी रखें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 3। तो यही इसका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको पता होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा, और इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव में। इसी तरह से टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री माइनस थीटा। 90 में से 5 गया तो 85 डिग्री आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, सेक 5 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि हमें इसकी वैल्यू मिल गई ये, और यहाँ पर ये दिया गया है माइनस में, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले डिटेल में करवा चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 11 से कैंसिल हो जाएगा 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 कम 15, 15 तिया 45, और 15 दूनी 30। यानी कि x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 13.2 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। a और b एक ही समय में क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है। यहाँ से a चल रहा है और यहाँ से b चल रहा है। ये हो गई इनकी डिस्टेंस। फिर हमसे कहा गया है a की गति b की तुलना में 20% अधिक है। 20% यानी कि 1/5। यानी कि अगर b की गति 5 है तो a की गति कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये हमारी a और b की स्पीड का रेशियो आ गया है। फिर हमसे कहा गया है रास्ते में मिलने के बाद a और b क्रमशः 2.5 घंटे में और t घंटे में y और x तक पहुंच जाते हैं। तो हमें बताना है कि t की वैल्यू कितनी होगी। तो इनका कहने का मतलब है ये कोई मीटिंग पॉइंट है। a की स्पीड ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, b की स्पीड कम है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन इनका टाइम यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, सेम होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो a है उसको मीटिंग पॉइंट के बाद यहाँ y तक जाने में लगता है 2.5 घंटा, और जो b है उसको मीटिंग पॉइंट के बाद x तक आने में लगता है t घंटे। तो हमें बतानी है इस t की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, स्पीड ऑफ a डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट में रेस्ट टाइम ऑफ b डिवाइडेड बाय रेस्ट टाइम ऑफ a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s1 डिवाइडेड बाय s2
इज इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाय T1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6/5, अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। T2 कितना है हमारा T, और T1 कितना है 2.5 घंटे, यानी कि 5/2। कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36/25 इंटू 5/2। कितना हो जाएगा ये 5 से कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल 18 बार, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। 18/5 का मतलब होता है 3 से ही 3/5, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यापारी 1 लाख के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? यानी कि हमारे पास मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है 100% है, तो ये कितना हो जाएगा 100। और अगर इसको 6.6% का लाभ लेना है तो प्रॉफिट कितना है यहाँ 6.6 का, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 106.6। और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद जो वैल्यू आई है वो ये है, यानी कि हमारी जो 82% की वैल्यू है वो कितनी है 106.6। पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ये इसका कितने का मल्टीपल है 3 दूनी 6, यानी कि 13 का मल्टीपल है। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 130। और ये 130 क्या होगा मार्क प्राइस हो जाएगा। 18% की छूट देने के बाद जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी इतनी, तो हमारा जो 82% होगा वो कितना हो जाएगा इतना। तो जो हमारा 100% आ जाएगा वो कितना हो जाएगा इतना, और 100% क्या होगा हमारा मार्क प्राइस होगा, क्योंकि सभी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो हमसे पूछा क्या गया है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, तो क्रय मूल्य यानी कि CP, इससे ये 30 ज्यादा है, और 100 पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30%, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को हम हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है, तो हम यहाँ पर 30, 45 और 60 को रख के चेक कर लेते हैं। अगर इक्वेशन वेरीफाई हो जाए तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है, और थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की फॉर्म दिख जाए कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है, इक्वेशन वेरीफाई नहीं होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं हम इसको एक क्वाड्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा और इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 14 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 8 40, और 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनसे हमें -14 वैल्यू मिल जाए। तो कितना हो जाएगा 10 और 4 वो भी माइनस का, यानी कि हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -4। यानी कि जो कॉस थीटा है उसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी, इनके साइन चेंज कर देंगे 10 और 4, और जो कॉस स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी कि 5 उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4/5। जो कॉस थीटा की रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है, इसलिए ये 2 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास केवल एक ही बचता है 4/5। कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस 5 है और उसकी एक साइड जो है 4 है, तो दूसरी साइड नेचुरली 3 ही होगी क्योंकि एक ट्रिपलेट बना रहा है। तो यानी कि साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो बस अब हम इन वैल्यूज को यहां रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेक थीटा क्या होता है कॉस का अपोजिट, यानी कि हो जाएगा 5/4, और कॉट थीटा कितना होता है कॉस बाय साइन, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट यानी कि 5/3, और प्लस 10 कितना होता है कॉट का अपोजिट यानी कि 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 3 तिया 9, यानी कि आ जाएगा हमारा 31/29, यानी कि ऑप्शन बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 45.5 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत बताना है। 12 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो है 45.5 और पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है 41.5 और उसकी अगली 5 संख्याओं का जो औसत है वो दिया गया है 48। ये हो गई है 5 और 4 9 संख्याएं, यानी कि 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। अगर हम 12वीं संख्या को x मान लें तो जो हमारी 10वीं संख्या है वो हो जाएगी x+9 और जो 11वीं संख्या है वो हो जाएगी x+5 और जो 10वीं और 12वीं संख्या है उनका एवरेज हो जाएगा x+4.5, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो नहीं सकते। तो इनका सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 6 कैरी, हो जाएगा 12 चौक 48 यानी कि 480 और 12 पंजे 60 और प्लस 6, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 2 कैरी और ये हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 160 प्लस 4 एकम 4 और 2 कैरी यानी कि 6। ये हो जाएगा हमारा, हम इसको 50 मान लेंगे, 50 माइनस 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 250 माइनस 10, यानी कि जो ये 12 संख्याएं हैं इनका सम जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 150 प्लस 10, तो यहाँ से 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 250 300 400, यानी कि ये 400 यहाँ से गया तो यहाँ बचा केवल 80 और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी कि 14, 80 में से 14 गया तो कितना बचा 66। तो हमारे पास बचेगा जो 3x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 66 प्लस 60। तो x निकल के हमारा यहाँ से आ जाएगा 22 प्लस 20 यानी कि 42, यानी कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा 42 प्लस 4.5 यानी कि 46.5, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 200 को एक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, यानी कि 200 है उसको x से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा कितना बचा 8 बचा। यहाँ पर हम 200 में से 8 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 192 और अगर हम इसको x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, अब 0 बचेगा। ये काम रफली है केवल समझने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, जो 192 है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, यानी कि इसका प्राइम गुणनखंड निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा 192, इसके जो प्राइम गुणनखंड हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 कम 12 12 छिंग 72, यानी कि ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 3 और ये बन जाएगा 4 इंटू 4। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3 की पावर 1 और 2 की पावर 6। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, हम इनकी पावर में 1 जोड़ के इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल फैक्टर्स। तो कितने हो जाएंगे ये 2 इंटू 7 यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 14 ऐसे फैक्टर्स हैं यानी कि गुणनखंड जिनको 192 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 200 का x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। आपको पता होगा x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, x एक डिवाइजर है और डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है बड़ा होता है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी 8 से बड़ी होगी, 8 के बराबर भी नहीं होगी और 8 से छोटी भी नहीं होगी। तो ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ऐसी कितनी वैल्यूज बन सकती हैं, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 भी, 5 नहीं बनेगा, 6 बन सकता है, 7 नहीं बनेगा, 8 बन सकता है। बस हमें यहीं तक वैल्यूज निकालनी है, इससे आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इन संख्याओं से 200 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 8 नहीं मिलेगा। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल ये संख्याएं कितनी हैं 6 हैं। तो हम 14 में से 6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 8, तो यही इसका आंसर होगा। यानी कि 8 ऐसी संख्याएं संभव हैं जिनको हम डिवाइड कर दें 200 के लिए तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 8। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में एपी कोण बीएसी को 2 भागों में बांटता है, यानी कि ये जो एपी रेखा है वो कोण बीएसी को 2 समान भागों में बांटती है। यदि AB 4 है, AC 6 है, BP 3 है तो हमें बताना है कि CP की लंबाई कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन है ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है उसमें वर्टेक्स जो A है
उससे जाने वाली जो ये लाइन है वो कोण BAC को दो समान भागों में बांटती है, यानी कि जो लाइन AP है वो कोण A की क्या है, बाइसेक्टर है। तो जो ये AP है वो BC को उस रेशियो में विभाजित करेगा जिन दो साइड से वर्टेक्स A बना है, यानी कि AB और AC। यानी कि जो AB और AC का रेशियो होगा वो BP और CP के रेशियो में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो AB और AC का रेशियो होगा वो BP और CP का रेशियो में होगा। हमें इन सब की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ से PC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AB हो जाएगा हमारा 4, AC हो जाएगा 6, BP हो जाएगा 3 और CP हमें निकालना है। तो इस CP कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3 तियाँ 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसमें कोण A है 90 डिग्री। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमसे कहा गया है MBC का मध्य बिंदु है, यानी कि जो M है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। और DBC का एक बिंदु है जहां पर AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कि ये AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। और हमें दिया गया है AB जो है 7 है, AC है 24। तो हमें निकालना है AD और AM का रेशियो। यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है एक साइड 7 है, दूसरी साइड 24 है। तो जो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट बना रहा है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर खींची गई जो रेखा है, जिसे हम मीडियन या एल्टीट्यूड भी कहते हैं, वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। यानी कि AM जो होगा वो BC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहां से हमें AM मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 25/2। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर डाला गया जो लंब है वो इस त्रिभुज को दो समान समरूप त्रिभुज में बांट देता है, जो कि ओरिजिनल त्रिभुज के समरूप होता है। यानी कि ट्रायंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDA के। तो ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो AD है वो बराबर हो जाएगा इन दो साइड्स का जो होगा प्रोडक्ट होगा, यानी कि AB इंटू AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि BC। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 25। तो हमें क्या निकालना है, AD रेशियो AM। तो कितना हो जाएगा, ये AD है हमारा 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25 और AM है हमारा 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 50। तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। रेशियो में 25 की 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन C। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।